हेलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज ये थर्ड क्लास देखो। क्वेश्चन है एक समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज बी ई एफ डी है। ठीक है, यह दिया गया है जियोमेट्री का सवाल है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है और इनका प्रत्येक कोण एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें डी ई और एफ एक मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ। तो चतुर्भुज बी ई एफ डी ये जो चतुर्भुज बना, ठीक है, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है ये पूछा है। तो सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल है और इनके सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम आपसे कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ए बी सी, कोई भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, इनका मध्य बिंदु मान लो ये है डी और ई। ठीक है, तो इन कोई भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर, तीसरी भुजा मतलब तीसरा बी सी के साइड डी ई समानांतर होंगे बी सी के, है ना। और इसकी जो लंबाई होगी डी ई की, इसकी लंबाई आधी होगी तीसरी साइड की, त्रिभुज की तीसरी साइड की आधी होगी, मतलब डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन 2। तो ये दो थ्योरम याद रखने हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ठीक है, तीसरी भुजा की तीसरे साइड की आधी होगी और उसके समानांतर भी होती है। ठीक है, अभी देखो इसके मिड पॉइंट है डी एफ और ई, और ये जो लंबाई है इसका आधा होगा, ये बी सी का आधा होगा डी एफ, और ई और एफ की जो लंबाई होगा ए बी का आधा होगा। ठीक है, तभी मान लेते हैं तीनों साइड जो है 2x है। 2x इसलिए क्योंकि इसको आधा करने से x आएगा, है ना। तो इसकी लंबाई क्या होगी, ई और एफ को देखो, ई और एफ क्या है, ये दो साइड का मध्य बिंदु की लंबाई है, ए एक भुजा और ये एक भुजा, इसका मध्य बिंदु ई है और एफ है, इसका लंबाई है ये। ठीक है, तो इसका लंबाई क्या होगा, तीसरी भुजा का आधा, तीसरा भुजा ये पूरा ए और बी कितना है 2x, इसका आधा कितना होगा x, है ना। ठीक है, अभी देखो डी और एफ, डी एफ क्या है, दो भुजा का मध्य बिंदु की लंबाई। ठीक है, दो भुजा यानी ए बी और ए सी का मध्य बिंदु की लंबाई है डी एफ। इसका अगर लेंथ बोले कितना होगा, तो ये बी सी जो है
तीसरा भुजा जो है उसका आधा होगा। ये तीसरा साइड कितना है 2x, इसका आधा क्या होगा x। और ये जो है पैरेलल है इसके, ठीक है, ये भी पैरेलल है इसके, है ना, ठीक है। अभी ये पूरा 2x है, ये पूरा 2x है, तो ये होगा x और ये होगा x। क्यों? क्योंकि इसका ये मिड पॉइंट है, ये जो साइड है इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से तो इसका अगर ये 2x है तो ये x और ये x होगा। सिमिलरली ये भी x और ये x होगा, ये x और ये x, ठीक है। तो अभी देखो चतुर्भुज को ध्यान से देखो, BEFD, BEF और D, ये कैसा चतुर्भुज दिख रहा है? तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, रोम्बस, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन 4 में जो समकोण दिया है वो नहीं होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी रोम्बस, ये रोम्बस है क्योंकि इसके सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा, वर्ग क्या होता है? देखो वर्ग भी समानांतर होते हैं, लेकिन इनका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और रेक्टेंगल क्या होता है, मीन्स आयत क्या होता है? आयत के भुजा भी एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लेकिन इसका एंगल भी 90 डिग्री होता है। पूरे चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के एरिया में सिर्फ ये दो, वर्ग और आयत, याद रखना, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल सिर्फ 90 डिग्री होता है इनका एंगल। बाद बाकी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज के किसी भी, और ये दो को छोड़ के किसी का भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसा चतुर्भुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसके सभी जो साइड है वो समानांतर है ना, और एंगल 90 डिग्री भी नहीं है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और आमने सामने की भुजा समानांतर होती है समबाहु त्रिभुज की, स्क्वायर का भी होती है लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री होता है। आयत के भी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है लेकिन इसका भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये दो को छोड़कर, चतुर्भुज के पूरे एरिया में ये दो को छोड़कर किसी का भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर समबाहु त्रिभुज आंसर। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, ठीक है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। सोना को क्या लिखते हैं, सिंबल क्या है उसका, AU, और चांदी का है AG, है ना। देखो इनका अनुपात क्या दे दिया है, 17:3, ठीक है। अभी इस मिश्र धातु में चांदी का वजन कितना है, 2.7 ग्राम, है ना। तो 2.7 ग्राम चांदी है, तो कितना गुना है, 3 से 0.9 ग्राम, ठीक है। तो सोना भी कितना होगा, 0.9 ग्राम ज़्यादा होगा, कितना हुआ, 15.3 ग्राम आंसर। यही पूछा है, सोने का वजन ज्ञात करें, तो सोने का वजन कितना होगा, 15.3 ग्राम। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या दिया है, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। यदि 5 कारों का क्रय मूल्य यानी CP, कॉस्ट प्राइस, इक्वल्स टू 4 कारों का सेलिंग प्राइस यानी 4 SP, ठीक है। अभी याद रखोगे, जब भी दो संख्या आपस में समान होता है तो अनुपात जो है इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अनुपात इंटरचेंज होगा यानी CP और SP 4 और 5, 4:5, ठीक है। जब भी दो संख्या बराबर होता है तो उनका जो रेशियो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। CP हो गया 4, SP हो गया 5। अभी
4 रुपये में तुम कुछ सामान खरीदे हो और उसको 5 रुपये में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? 1 रुपये का, है ना। CP कितना है? 4 रुपये। SP कितना है? 5 रुपये। यानी 4 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये में बेचोगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट। 1 रुपये के प्रॉफिट कितने पे हो रही है? 4 पे। हमेशा CP नीचे आता है डिनोमिनेटर में। कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो डिनोमिनेटर में क्या लेना है? CP, और न्यूमरेटर में प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंटेज के लिए इंटू 100। कितना आ गया? ये कितना? 25 पे गया तो इतना आया, 25% प्रॉफिट है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कैसे बनाएंगे? यदि 4 to the power 3 and 5 to the power 6 इक्वल्स टू 10 to the power m है तो m का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये 10 to the power m है। क्वेश्चन में 10m नहीं, 10 to the power m है। ठीक है, देखो क्या दिया है? 4 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 6 इक्वल्स टू 10 का पावर m। तो सबसे पहले पावर को इक्वल करना है। ठीक है, तभी आपस में गुना कर सकोगे, है ना। तो पावर देखो, 4 का पावर 3 है और यहाँ 5 का पावर 6 है। यहाँ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, और 5 का पावर 6 इक्वल्स टू 10 का पावर m। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो 3 इसके साथ क्या होगा? इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 5 टू द पावर 6। देखो पावर इक्वल हो गया। अभी पावर इक्वल हो गया तो हम लोग इसको आपस में गुना कर सकते हैं। 2 इंटू 5 10, 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 10 टू द पावर m। पावर बराबर तो बेस समान कर सकते हो। अगर बेस समान है, ठीक है, तो पावर समान कर सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या है? बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, यानी m इक्वल्स टू 6 आंसर। ठीक है, अगर पावर सेम रहता तो बेस को आपस में इक्वल कर देते हैं। यहाँ बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दिया, और हमें m का मान चाहिए तो कितना आ गया? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, यदि क्वेश्चन क्या है? यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है, 52 है तो x का मान ज्ञात करें। अच्छा, ये कुछ नंबर्स दिए हैं 52, 45, 49, 54, 56, 52, x-3 एंड 56, और बोल दिया जो बहुलक है वो 52 है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक निकालना यानी मोड निकालना। ठीक है, बहुलक निकालना यानी मोड। बहुलक क्या होता है? मोड। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए जो सबसे अधिक बार, ठीक है, जो नंबर सबसे अधिक बार आएगा वही होता है बहुलक। मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स जो सबसे अधिक बार आया है वही होता है बहुलक। ठीक है, मोड उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुलक दे दिया है कितना? 52। बहुलक कितना है? 52। 52 है बहुलक। इसका मतलब क्या है? 52 जो है अधिक बार होगा 52। ठीक है, तो अभी नंबर को देखो कितने बार है? 52 एक, यहाँ 2। ठीक है, 56 से 1 2, और बाकी के सब एक एक नंबर है। 45 एक है, 49 एक है, 54 एक है। ठीक है, तो 52 है 2 बार, और 56 भी है 2 बार। ठीक है, तो अभी बहुलक दिया है 52, यानी 52 को ज़्यादा बार आना है ना। अगर 56 बहुलक रहता तो 56 ज़्यादा बार आएगा, लेकिन 52 है बहुलक, यानी 52 2 बार नहीं हो करके, यानी 52 2 बार नहीं हो करके ये 3 बार है।
ठीक है। यानी ये जो x-3 दिख रहा है, ये x-3 क्या है, 52 है। इसको हम लोग 52 मानेंगे। क्यों? क्योंकि बहुलक का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो 56 अगर 2 बार आ गया है तो 52 2 बार नहीं, इसको 3 बार आना है। ठीक है। तो x-3 क्या है, 52 है ना। तो x का मान कितना होगा, x = 52 + 3 यानी 55। ठीक है, समझ में आया। देखो फिर से 52 बहुलक है, यानी 52 ज़्यादा बार आएगा, है ना। 52 और 56 में ज़्यादा बार कौन आएगा, तो 52 ज़्यादा बार आएगा। यहाँ x-3 बचा हुआ है, ये सब पता चल गया। 54 49 है, 45 है। ठीक है, ये 2 बार है और ये भी 2 बार है। तो ये जो नंबर है यहाँ पर, ये क्या होगा, 56 होगा या 52 होगा, ऑब्वियसली 52 होगा। क्यों? क्योंकि बहुलक क्या है, 52 है, तो उसको 3 बार आना है। तो x-3 52 यानी x = 52 + 3 55। ठीक है। अभी तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि अगर नंबर इक्वल रहे, है ना, नंबर जैसे एग्जांपल ले ले 2 3 4 2 3 5 3 एंड 2। ठीक है। यहाँ पर देखो बहुलक अगर पूछे क्या होगा, तो 2 जो है 1 2 3 बार आया है, और 3 जो है 1 2 3 ये भी 3 बार आया है। ठीक है। तो जब सेम नंबर, ठीक है, जब नंबर जो है दो संख्या सेम टाइम रिपीट हो जाए, ठीक है, तो सेम टाइम रिपीट हो तो मोड के क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या इन दोनों का सम होगा या इन दोनों का आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना है। तो बहुलक का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम्स जो आएगा वो होगा। तो यहाँ 2 भी है 3 बार और 3 भी है 3 बार, तो यहाँ पर बहुलक ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगर सेम टाइम रिपीट हो जाए तो सभी बहुलक होगा। तो 3 भी बहुलक है, 2 भी बहुलक है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 55। ठीक है।